हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द प्लैनेट अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ जो है वो क्या है, कैसे बनी, उसके ऊपर लाइफ कैसे है और बाकी उसके ऊपर जितने बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अर्थ की जो कंपोजिशन है या अर्थ की जो फॉर्मेशन है उस सबको भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल अर्थ प्लैनेट जो है ना उसकी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो है सन, ठीक है, अगर हम इस तरह बताते हैं कि देखिए, ठीक है, अगर ये सन है, ये वाला, ठीक है, ये सन है, तो उसके इर्द गिर्द आपको पता है कि डिफरेंट लोकेशंस पे क्या है, ऑर्बिट्स बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिट्स बने हुए हैं। और जो थर्ड वाला ऑर्बिट है, ये देखें, ये 1 वाला, ये 2 वाला और ये 3 वाला। जो थर्ड वाला है वहाँ पे हमारी अर्थ जो है ना उसकी लोकेशन है, वहाँ पे हमारी जो अर्थ है ये यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ये सूरज से काफ़ी दूर है और इतनी दूर भी नहीं है कि यहाँ तक लाइट ना पहुँच सके। सूरज की लाइट ही पहुँचती है, उसको नुकसान भी नहीं होता। और हमारी जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द ना एक ब्लैंकेट बनी हुई है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि इसको बचाती है बाकी जितनी भी रेस वगैरह हैं उनसे। तो सबसे पहले जब अर्थ के बारे में लिखेंगे तो हम यही लिखेंगे कि ये क्या है, ये थर्ड ऑर्बिट में है। ठीक है, सूर्य से थर्ड ऑर्बिट में है, इसी वजह से यहाँ पे आपको वाटर भी मिलेगा, बाकी लाइफ जो है वो सारी की सारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट में है। अगर ये होती सेकंड में या फर्स्ट में तो फिर वहाँ पे पानी का नामो निशान ना होता, पानी ही ना होता। जब पानी नहीं होगा तो लाइफ नहीं होगी। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये देखें कि ये बनी कैसे। हिस्ट्री में हमने डेवलपमेंट ऑफ अर्थ जो है ना वो सारा देखना है और उसके लिए हम काफ़ी सारी थ्योरीज जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम नेबुला हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, देखें, ये जो थ्योरीज हैं ये जस्ट एक तरह का ना, आप ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि जस्ट बातें कर रहे हैं, ठीक है, या थोड़े बहुत एविडेंस दे देते हैं, लेकिन प्रॉपर एविडेंस हम नहीं दे सकते। प्रॉपर हम जिस तरह आंखों देखी चीज़ होती है वो नहीं हम कह सकते। वो इस वजह से क्योंकि उस वक़्त तो हम यहाँ पे थे ही नहीं अर्थ के ऊपर, तो हमें कैसे पता कि अर्थ जो है वो उस तरह से उसकी फ़ॉर्मेशन हुई है। ये तो सब कुछ अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। एंड बाकी जो भी साइंटिस्ट काम करते हैं वो कुरान पाक की आयत पढ़ के ही काम कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि शायद वो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी कुरान पाक के अंदर एक्सप्लेन है कि किस तरह से अर्थ बनी, किस तरह से फिर इसके ऊपर ह्यूमन बीइंग्स आए और बाकी लाइफ जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुई। तो देखें कि यहाँ पे हमने डेवलपमेंट ऑफ अर्थ पढ़नी है और इसमें हमारी हेल्प कौन करता है, जीटीएस हेल्प करता है। जीटीएस क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। ये एक तरह का स्केल है या एक तरह की वॉच है, जिससे क्या पता लगता है कि हमें पूरा टाइम पता लगता है कि किस तरह से कौन से रीजन में कौन सी डेवलपमेंट हुई है और किस तरह से अर्थ बनी है, कौन से कॉन्टिनेंट किस तरफ मूव करके गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम निब्यूला जो है हाइपोथेसिस उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये था कि ओवरऑल ना एक क्लाउड था। ठीक है, इस तरह से समझिए, एक ना बहुत बड़ा क्लाउड था बादलों का। अब क्या हुआ कि ये रोटेट करता रहा, ये रोटेट करता रहा और जैसे ही इसने रोटेट करते करते ये बहुत करीब आया एक दूसरे के, तो यहाँ पे ना इसका ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से क्या हुआ कि इसके कुछ पीसेस जो है ना वो दूर दूर इस तरह से मूव कर गए थे, बहुत दूर मूव कर गए थे, जिसकी वजह से कहते हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। टोटल 7 जो है वो गैलेक्सीज बनी। मतलब ये जो मूव किया था ये एक तरह के ना, मतलब शाइनिंग स्टार्स थे। ठीक है, जब ये मूव किया और उसके बाद फिर इनके अंदर ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से जितने इसके आसपास, मतलब जो ऑर्बिट्स में क्या हुआ, डिफरेंट ऑर्बिट्स में उनकी जितने भी जो पीसेस थे वो मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और उसमें ही एक पीस जो है ना वो अर्थ भी है और उसी अर्थ के ऊपर हम रहते हैं और उसी की लाइफ के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो नेबुला हाइपोथेसिस में क्या है कि सबसे पहले एक रोटेटिंग क्लाउड था जो कि किससे बना हुआ था, हाइड्रोजन से बना हुआ था, हीलियम से बना हुआ था। फिर उसकी क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो आपस में ना एक दूसरे के करीब होना शुरू हो गया, उसकी मोमेंटम, ग्रेविटी, इनर्शिया उसके अंदर आना स्टार्ट हो गया था। फिर हम बात करेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं, ये जो डिस्क बनी थी, ठीक है, ये इस तरह से ना एक डिस्क बन गई थी। उस डिस्क को आप क्या कहते हैं, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद प्रोटोप्लैनेट्स बने थे, मीन्स कि उस डिस्क के अंदर क्या हुआ कि इस तरह से चीज़ें जो हैं वो दूर दूर मूव करना शुरू हो गई और उनके अंदर जो है ना फिर आगे से डिफरेंट प्लैनेट्स बनना स्टार्ट हो गए थे। उनको हम कहते हैं, ये क्या है, ये प्रोटोप्लैनेट्स हैं। फिर क्या हुआ, रन अवे हुआ, एक्सलरेशन, इरेशन का। और फिर देखिए वहाँ पे क्या बने, सन बन गया और उसके साथ जो है वो प्लैनेट बन गए। देखें कि अब यहाँ हुआ क्या था, रन अवे।
जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे एक प्लेट बनी, प्लेट के अंदर फिर जब धमाका हुआ या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो दूर दराज फैल गई। टोटल 7 फैली थी, इसलिए हम 7 गैलेक्सीज बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एक स्टार बन गया और उनके इर्द गिर्द जो है हम कहते हैं फर्दर जो ऑर्बिट्स हैं वो बने, और उनके जो बाकी जो पीसेस थे वो उन ऑर्बिट्स में इस तरह से उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अगर हम अपनी अर्थ को बोलें तो हमारी अर्थ यहाँ पे है, थर्ड लोकेशन पे है, और मिल्की वे एक लेफ्ट है। इस तरह से ये सन और ये प्लैनेट जो है ये बने थे। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि जितना भी आयरन जो है ना कैटास्ट्रॉफी, ये सारा कुछ था, आयरन मटेरियल जो वो उनके ज़्यादा था उनके अंदर, और इसी वजह से फिर वो मैग्मा वगैरह के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से मैग्मा आया और किस तरह से फिर वो कूल डाउन हो गए, और ठंडे होने के बाद उन्होंने क्या किया कि ओवरऑल जो है वो एक प्लेनेट की शक्ल में आया, फिर उनके ऊपर लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे हमने देखना है कि लाइफ जो है उसका ओरिजिन क्या है, लाइफ जो है वो कैसे बनी है, कैसे स्टार्ट हुई है। तो देखें ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे कौन आए थे, अर्चियोन आए थे। ठीक है, ये जो है ना ये अर्चियोन थे। ठीक है, ये अर्चियोन इयोन था, उसको हम ना प्रोटो इयोन भी कहते हैं। ये अर्लीस्ट लाइफ थी, और उसके बाद फर्दर इनकी एवोल्यूशन हुई। तो फिर हमारे पास आए थे फिनेरोजोइक इयोन। फिनेरोजोइक जो थे ये बहुत सक्सीडिंग इयोन थे, मतलब इनके अंदर और ज़्यादा डिवीजन होना स्टार्ट हो गई थी, जिसमें हम कहते हैं एक हम कहते हैं पेलियोजोइक, और दूसरा हम कहते हैं मिलियोजोइक, और तीसरा हम कहते हैं सीनोजोइक। अब पेलियोजोइक में आर्थ्रोपोड आए थे, और जो मीजोजोइक है उसके अंदर रेप्टाइल्स आए थे, जो सीनोजोइक है उसके अंदर मैमल्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो यही ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है ना उसमें हमने क्या करना है कि इनको डिटेल में पढ़ना है कि जो आर्चियोन है वो किस तरह के होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। देखें ये प्रोकैरियोट है। ठीक है, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस पे रहते थे, हॉट जो है कहते हैं स्प्रिंग्स, उनके अंदर ये रहते थे, अब भी ये मौजूद हैं। तो ये वहाँ पे मौजूद होते थे, और उसके बाद फिर आगे फर्दर जो है ना आगे यूकैरियोट आ गए, और यूकैरियोट जो है वो आगे से फर्दर फिर उनकी डिवीजन होती गई, मल्टी सेलुलर आया, और मल्टी सेलुलर में फिर जो है ना पेलियोजोइक एरा शुरू हो गया, जिसमें आर्थ्रोपोड और फिशेज और ये सारा स्टार्ट हो गई। फिर उस तरह लाइफ जो है वो लैंड के ऊपर आना शुरू हो गई थी, और फिर उसके बाद मीजोजोइक जिसमें रेप्टाइल्स वगैरह बन गए थे, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि सीनोजोइक रेप्टाइल्स के बाद आए थे जो कि मैमल्स हैं। तो ये सारा जो है ना ये इसके हम कहते हैं ये क्या है, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ है, किस तरह से जो लाइफ है वो अर्थ के ऊपर आई है। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। आप सबको पता है कि जो अर्थ है वो इस तरह से ना राउंडेड शेप है। ठीक है, ये इस तरह से राउंडेड है, और इसके अंदर फर्दर जो है वो हम कहते हैं 3 लेयर्स हैं। जो आउटर वाली लेयर है ये वाली, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है जो कि 50 किलोमीटर जो है ना वो थिक होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये क्रस्ट है, और उसकी इंटरनल जो है उसको हम रेड से शो कर लेते हैं, बल्कि नहीं येलो से। ठीक है, जो कि मैग्मा से बनी हुई है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये मेंटल है, और मेंटल जो है ये बहुत बड़ी लेयर है, बहुत ज़्यादा इसका डायमीटर जो है ना वो ज़्यादा है, इसकी थिकनेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत ज़्यादा, क्रस्ट तो बस छोटी सी आप ये समझ लें। ठीक है, एंड ये आ गई, और उसकी इंटरनल जो है फिर जिसको मैं रेड से शो कर रही हूँ ये उसकी आ जाती है कोर। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली जो है ओवरऑल जो अर्थ है उसकी 3 लेयर्स हैं, एक क्रस्ट, ठीक है, दूसरी जो है वो आ गई उसकी मेंटल, और थर्ड आ जाती है कोर। अब फर्दर डिवीजन कर दी जाती है, क्रस्ट में आपको पता है माउंटेन्स आ जाएंगी, रिवर्स आ जाएंगे, ओशियंस आ जाएंगे, ये सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो मेंटल है, मेंटल के अंदर 2 तरह की होंगी, एक होगी आउटर मेंटल और एक होगी इनर मेंटल। फिर कोर भी जो है ना एक इनर कोर होगी, एक आउटर कोर होगी। अब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रेड मैंने इसलिए शो किया कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जो मेंटल है, मेंटल का उससे थोड़ा कम है, एंड जो क्रस्ट है वो तो ओवरऑल कूल डाउन है। तो ये देखें कि ये अब क्रस्ट ओशियंटिक क्रस्ट भी हो सकती है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है। ओशियंटिक वो वाली होगी जो कि ओशियंस के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो है ना सोडियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकेट रॉक्स वगैरह ये सारी होती हैं, इग्निस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सारी मौजूद हैं। बहुत सारी माउंटेन्स मौजूद हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, एंड ये मेंटल से ऊपर होती है। उसके बाद देखें, अब मैंने बताया कि आपको कि ये 60 किलोमीटर तक जो है ना ये थिक होती है। ये सारी की सारी जो है ना इसमें हम बोलते हैं कि ये ओशियंटिक आ रही है और कॉन्टिनेंटल आ रही हैं।
इनके जो कॉन्टिनेंट वाली है ना, इनके ऊपर कॉन्टिनेंट्स होंगे। एंड ये बहुत ज़्यादा, ये ना ओशियंटिक से ज़्यादा थिक होंगी। देखिए अब जो ओशियंटिक है उसमें क्या है कि ये इस तरह से ओशियन है, तो ये उसकी क्रस्ट होगी, ये वाली। हाँ, मतलब हम कहते हैं ना ज़मीन होती है अंदर, वो ये वाली क्रस्ट है, ये वाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कॉन्टिनेंट, ये इस तरह से कॉन्टिनेंट है पूरा, ठीक है, चाहे ओरिएंटल कॉन्टिनेंट आप ले लें, तो ये पूरा जो है क्रस्ट है, और इसकी थिकनेस जो होगी वो 50 किलोमीटर जो है ना वो टोटल होगी, या इससे भी कम हो सकती है, इतना होता है। और उसके बाद बात करेंगे मेंटल की, तो मेंटल जो है ना वो भी आगे से दो हैं। तो देखिए एक आउटर है, एक इनर है। अब इसमें क्या होगा, ये यूरेनियम की बनी हुई होती है, थोर्नियम की और पोटाशियम की। ये इसमें मैग्मा होता है, और ये हम कहते हैं कि तकरीबन तकरीबन 3000 किलोमीटर तक ये गहरी है, इसकी इतनी ज़्यादा थिकनेस है। सबसे ज़्यादा थिक यही है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये इसमें सॉलिड भी और हॉट हॉट जो है ना मैग्मा है इसके अपर और लोअर दोनों मेंटल्स के अंदर। और टेक्टोनिक प्लेट की जो मोशन होती है वो भी इसी की वजह से हो रही होती है, क्योंकि ये प्रेशर नीचे जैसी जैसे जो मैग्मा है उसके अंदर प्रेशर बनता है, तो प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो क्रस्ट होती है वो ब्रस्ट हो जाती है, और उसके ऊपर से फिर लावा बाहर आता है। फिर वहाँ पे जो फर्दर रॉक्स होती हैं वो बनती हैं। यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे यहाँ पे जो है ना ओवरऑल मौजूद हैं इस मेंटल में। और मेंटल और क्रस्ट का बड़ा क्लोजली रिलेशनशिप है, दोनों जो है ना वो बड़ी एक दूसरे के करीब होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कोर। कोर भी एक आउटर वाली है और एक इनर वाली है। अब देखें कि जो आउटर है उसका फिर टेम्परेचर जो है ना वो कुछ हद तक मतलब है, लेकिन जो इनर है वो तो बहुत ही हाई टेम्परेचर है ना, तभी मैंने इसको रेड से शो किया था। जो इनर है इसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं जो टाइटली पैक हैं, और ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं। मोस्ट ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, सम टाइम ये थोड़े थोड़े सॉलिड हो जाते हैं जब टेम्परेचर बहुत और हाई प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ज़्यादा हाई हो जाते हैं। आउटर कोर जो है इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का ये काज करती है, कन्वेक्शन काज करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, जब हम वो करते हैं ना कंपास, तो उसमें वो हमारी नॉर्थ एंड साउथ में जाके रुकती है, तो वो इसी की वजह से आ रही होती है। एंड इसमें निकल एंड जो हम कहते हैं आयरन, ठीक है, इन दोनों के अलॉय वगैरह बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ये इसमें आयरन एंड निकल बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड में ये इसका बहुत ज़्यादा रोल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखेंगे इसकी स्फेयर्स की, ऐसी जो अर्थ है उसकी कितनी स्फेयर्स हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैस एंड एरोजल इन्वेल्व होता है, सारा गैसेस का जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल इसके इर्द गिर्द। ठीक है, इसकी कंपोजिशन में हम देखते हैं कि सल्फर भी होती है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस इसके अंदर मौजूद होती हैं, आर्गोन तक मौजूद होती है। इसके बारे में आप जो है ना अलग अलग एक्सप्लेन कर दोगे। और उसके बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारी आती हैं। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो एंड फिर एक्सोस्फेयर। तो ये सारी की सारी जो है ना वो इसकी लेयर्स हैं। इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रोपोस्फेयर जो है ये किस तरह की लेयर है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। देखिए ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपो का मतलब होता है सॉइल। ठीक है, जितनी भी सॉइल है, क्रस्ट है ना, इस तरह से जो सबसे आउटर लेयर होती है क्रस्ट वाली, ये आप समझ लो ये सारी क्रस्ट है। इस क्रस्ट के ऊपर जो लेयर है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है, जिसमें जितनी सॉइल होगी, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आ जाते होते हैं। ये 10 किलोमीटर तकरीबन थिक होती है। एंड इसमें क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, रिप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस लेयर के अंदर अंदर आ रही होती हैं। 99% यहाँ पे वाटर वेपर्स होते हैं, और इसके अलावा बाकी बहुत सारे वाटर होते हैं यहाँ पे। जो क्लाउड्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आ जाते होते हैं। और टेम्परेचर जो होता है ना वो मतलब कोल्डर होता है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता। तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है, सबसे पहली लेयर है। ठीक है, एंड 10 किलोमीटर तकरीबन थिक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये सेकंड लेयर है, और ये इसके ऊपर आती है, और ये समझ लें कि 10 से लेकर ना 30 तक। ठीक है, देखिए जब हमने करना है ना तो हमने ऐसे ओवरऑल 30 नहीं बोलना, बल्कि 10 से 30 तकरीबन। ये खुद अगर इट सेल्फ देखा जाए तो ये 20 किलोमीटर जो है ना ये थिक है। लेकिन 10 किलोमीटर उसमें ये ट्रोपोस्फेयर आती है, तो उसके बाद फिर हम कहते हैं कि 10 से लेकर ना 30 किलोमीटर तक ये थिक है, और ये उसके ऊपर आ रही होती है स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें क्या है कि ये 50 किलोमीटर तक मतलब इसकी जा सकती है, थिकनेस जा सकती है। और ये टॉप पे है, सेकंड टॉप है इसका। और जो हम कहते हैं कि ये फेमस ओजोन लेयर है। इसमें जितनी भी ओजोन लेयर होती है, जैसे ये अर्थ है ना, ठीक है, तो अर्थ के इर्द गिर्द हम इस तरह से एक बना रहे होते हैं
ठीक है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। उसी की हम लेयर पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी, ओजोन लेयर होगी, यानी O3 होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है जितनी भी रेज़ होती हैं, ठीक है, ये उनको अंदर नहीं आने देता। जो जस्ट यूज़फुल होती हैं वही अंदर आती हैं, और उसके बाद सम जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस मुड़ जाती हैं, कुछ वापस नहीं मुड़ती। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ओजोन लेयर में आ रहा होता है स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद जो थर्ड है उसमें हमारे पास आती है, हम उसको कहते हैं मीज़ोस्फेयर। ठीक है, ये वाली मीज़ोस्फेयर। तो जो मीज़ोस्फेयर है ये 30 से लेकर 20 तक, तकरीबन 20 किलोमीटर ये भी थिक होती है। और ये मैं आपको बताऊँ कि 85 तक इसकी मतलब पहुंच जाती है हाइट। ठीक है, ये और भी ज़्यादा थिक हो सकती है। एंड इसका जो टेम्परेचर है वो मतलब ना, मैं आपको बताऊँ कि कोल्डर टेम्परेचर होता है, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा ठंड होती जाएगी। ये कोल्डर है और यहाँ पे ब्रीथ लेना बड़ा मुश्किल है। और 1% यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो सी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मौजूद होता है। और एयर का जो प्रेशर है वो मतलब बहुत कम है यहाँ पे एयर कम है, लेकिन ये क्योंकि ये हायर है इस वजह से। ऐसे देखें कि अगर ये वाली जो थी ना, ठीक है, ये हम कहते हैं इस तरह से, ठीक है, अगर ये जो है ये थी हमारे पास ट्रोपोस्फेयर अर्थ वाली, ठीक है, तो ये उसके ऊपर थी ना मीज़ो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर वो वाली थी जिसके अंदर जो है वो सारा का सारा हम कहते हैं जो ओजोन लेयर है वो आ रही थी। और उसके बाद जो मीज़ो है, मीज़ो उससे ऊपर वाली है। ठीक है, इस पर्पल से शो कर लेते हैं। तो ये जो है ना ये ऊपर वाली लेयर है। अब इसका जो सारा काम है वो क्या है कि इसने क्या करना है, ओवरऑल प्रोटेक्शन करनी है। एंड इसका जो हम कहते हैं ना, ये थिक है एंड थर्ड लेयर है, और इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। उसके बाद आ जाएगी थर्मोस्फेयर। थर्मो में आपको उसका ना नेम सुन के लग रहा है कि ये इस टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होती हैं, जितनी एक्स रेज, यूवी रेज, ये सारी की सारी आ रही थी, जितनी इसको रेडियोस्फेयर भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी रेडिएशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। और एक्चुअली अर्थ के अंदर जो है ना वो नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे उनको ट्रैप कर लिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो थाउजेंड्स में चला जाता है, बहुत टेम्परेचर होता है। सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे आ रही होती है सन से, बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस होती है सन की। और यहाँ पे बहुत सारी इसका टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा आता है। और इसकी भी थिकनिंग जो है वो काफ़ी 1000 किलोमीटर तक चली जाती है। और जो नॉर्थर्न लाइट है या साउथर्न लाइट है वो यहाँ पे ऑकर होती है इसी लेयर के अंदर। एंड टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो ये फोर्थ लेयर है। उसके बाद आ जाती है फिफ्थ, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ना ये फाइन लेयर है और ये बहुत ही थिन होती है। इसमें क्या किया जाता है कि क्लियर कट जो है ना बाउंड्रीज वगैरह यहाँ पे बनाई जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि जितनी 100,000 किलोमीटर से लेकर 190 100 किलोमीटर 190 100,000 किलोमीटर तक तकरीबन इसकी जो है वो थिकनेस बनती है। और ये अर्थ से इतना ऊपर होता है। और आप ये समझ लें कि मून का अगर हाफ वे किया जाए ना तब ये बनता है। और ये एक्सोस्फेयर है, ये बहुत थिन सी लेयर है, लेकिन ये ऐसा है कि ये बहुत ऊपर है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है उससे बहुत ऊपर है, और इसके बारे में इसकी क्लियर कट बाउंड्री जो है वो हमें इतनी ज़्यादा जो है मालूम नहीं है। उसके बाद आती है आयनोस्फेयर जो है ये बहुत ही मतलब इससे भी ऊपर वाली होती है, और इसमें आयन्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बड़े लूज़ होते हैं एटम्स में। और ज़्यादातर वो आयन्स की फॉर्म में रहते हैं, केटानिक या इनैनिक, और बहुत ज़्यादा चार्ज होता है उनके ऊपर। तो इस वजह से जो है ना हम इसको क्या कहते हैं, ये इनैनिक लेयर है। ठीक है, या फिर आयोनिक जो है ना लेयर है, आयोनिक स्फीयर भी इसको बोलते हैं, केटानिक स्फीयर भी बोल सकते हैं, और इनैनिक स्फीयर भी इसको बोलते हैं। तो ये ओवरऑल 6 लेयर्स थी। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि वाटर, ओवरऑल जितना भी वाटर होगा, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये हाइड्रोस्फीयर है। अब वाटर जो है वो ओशन में हो सकता है, सीस में हो सकता है, रिवर्स में हो सकता है, अर्थ के अंडर ग्राउंड वाटर वाला भी हो सकता है, सारे के सारे इसके अंदर वाटर इन्वॉल्व होता है। 97.5% वाटर जो है वो आपको पता है ओशंस में है। उसके अलावा जो बच जाता है वो आ जाता है, हम कहते हैं कि वो फ्रेश वाटर आ जाता है। और उसमें से भी जो पॉन्ड हो गए, रिवर्स हो गए, ये वाले बाकी जो स्प्रिंग्स वगैरह हैं, इन सबको स्ट्रीम्स वगैरह को निकालें ना, तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो बच जाता है वो ग्लेशियर्स में है, और फिर थोड़ा बहुत ग्राउंड में है जो कि हम यूज़ करते हैं। मतलब बहुत कम वाटर है जो कि हम अपने यूज़ के लिए मतलब उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
आप उसके बाद हमने वाटर साइकिल देखना है कि वाटर साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी वाटर है उसके ऊपर से क्या होगा, वेपर्स बनेंगे या फिर उसके ऊपर से ट्रांसपायरेशन होगी। ठीक है, एवापो ट्रांसपायरेशन, एवापोरेशन मतलब ये कि एवापोरेशन होगी। यहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल जैसे प्लांट हो गए, ठीक है, सॉइल वगैरह होगी, एनिमल स्किन्स होगी, इनके ऊपर से वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में निकलेगा और फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है ना उसको कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब इसमें जो है ना थोड़ा बहुत साल्ट भी आ जाता होता है साथ। फिर हम ट्रांसपायरेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, ये भी लीव से होती है और पूरे फूड चेन में ये इन्वॉल्व होती है। प्लांट जो है वो रूट से वाटर लेते हैं और लीव से क्या होता है करते हैं, उसको ट्रांसपायर कर देते हैं। तो ये सारा हो गया, मतलब अब ये समझ लिया ओवरऑल वेपर्स बन गए हैं वाटर के। तो फिर अब क्या होगा, सरफेस रन ऑफ होगा। ठीक है, तो सरफेस रन ऑफ में क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अकोमुलेट होते हैं सेडिमेंट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, वो सारे के सारे बैक के स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, फिर रिवर में चले जाते हैं, इस तरह इकोसिस्टम में चले जाते हैं। और जितना भी सॉइल सीपेज वगैरह है वो सारा मतलब वाटर जो है वो उसके अंदर चला जाता है। मतलब हमने एक पढ़नी है सरफेस रन ऑफ, मीन्स के सरफेस के ऊपर किस तरह से वाटर रन कर रहा है। पहले तो वो है कि इसी तरह ना मतलब आया माउंटेन से आया, रिवर्स में चला गया, रिवर से फिर ओशंस में चला गया, साथ में सेडिमेंट्स भी ले गया, बाकी यूटिलाइजेबल जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी बहा के साथ ले जाता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं प्लांट्स के लिए, तो वो भी सम टाइम क्या होता है सॉइल से ख़त्म हो जाते हैं वेदरिंग की वजह से और एरोजन की वजह से, क्योंकि सरफेस रन ऑफ होता है, सरफेस के ऊपर से वाटर भाग रहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो कि अंडर द अर्थ है, उसके अर्थ के बिल्कुल इनर साइड पे है, डीप वे में है। और वहाँ से मतलब कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया, मीन्स के प्रेशर बनता है। प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हमें वाटर जो है वो थोड़ा अर्थ क्रस्ट के करीब करीब मतलब होता है, और इस वजह से हम क्या कहते हैं बोरिंग वगैरह करके वहाँ से वाटर निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। वो वाला एरिया जहाँ पे वाटर मौजूद हो। एंड साथ में जो है ना हम स्प्रिंग्स की बात करेंगे, तो स्प्रिंग्स क्या होता है कि जो क्रस्ट होती है उसको फाड़ के वाटर बाहर निकल आता है, क्योंकि प्रेशर अंदर ज़्यादा होता है। एक होते हैं एक्वीफर। एक्वीफर में क्या होता है कि वाटर खुद जो है वो मतलब फ़्लो करता है, और आर्टिसियन वेल्स जो है ना वो भी वहाँ पे डेवलप किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है ना उसको यूज़ किया जा सके, निकाला जा सके। तो जो लीव की सरफेस से सबसे पहले क्या किया गया, मतलब वो ट्रांसपायर हुआ या फिर उसकी एवापोरेशन हुई, फिर उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स के बाद प्रेसिपिटेशन होती है, फिर सरफेस रन ऑफ होता है, फिर अकोमोडेशन होती है। मीन्स के ओवरऑल जो हम देखते हैं, ये देखें सबसे पहले क्या हुआ था, ऑपरेशन हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना ये सेंटर में एक और ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं रेनिंग। ठीक है, रेनिंग वगैरह होगी, वाटर ज़्यादा ज़मीन पे आ जाएगा, फिर उसका सरफेस रन ऑफ होगा, फिर ग्राउंड वाटर को भी साथ में देखेंगे। उसके बाद प्रेसिपिटेशन के बारे में देखेंगे, प्रेसिपिटेशन कैसे होती है, और फिर वही सारा पानी जब अर्थ के ऊपर आ जाएगा तो फिर दोबारा से उसको एवापोरेट किया जाएगा। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। वाटर जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड साफ़ होता रहता है नेचुरल वे पे, और इसका बैलेंस रहता है। अभी प्रेसिपिटेशन जो है ना इसके हमने कुछ वेज पढ़ने हैं। इसके वेज में सबसे पहला वेज तो यही है कि बारिश हो जाएगी। ठीक है, जितना वाटर वेपर्स की फॉर्म में गया है उसमें से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ना वो यहाँ पे हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। ठीक है, जब रेनिंग हो जाएगी तो वही सारा वाटर जो है ना वो ऊपर से आसमान से ज़मीन पे निकलेगा ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे काफ़ी एरियाज़ में काफ़ी बारिश होती है, और रेनी शैडोज़ जो है ना वो भी बने होते हैं, बहुत सारे साइड स्लोप्स होती हैं, इनके ऊपर से वाटर और तेज़ी से रन करता है। तो ये सारा का सारा वाटर जो है ना ओवरऑल आ जाता है। देखिए डेजर्ट है ना तो उसमें 0.10 इंचेस तक जो है वो बारिश होती है, लेकिन अगर हम ग्रास लैंड की बात करें 10 to 30 तक। लेकिन अगर ड्राई फॉरेस्ट के बारे में बात करें 30 to 50, और अगर वेट फॉरेस्ट की बात की जाए तो 50 इंचेस तक यहाँ पे बारिश होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो है स्नो। स्नो में क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है, जो वाटर होता है, ठीक है, जो एवापोरेट होके गया है वो माउंटेनियस एरिया में पहुंचेगा, कोल्डर एरिया में पहुंचेगा। तो जब वो नीचे गिर रहा होता है तो इतना टेम्परेचर लो होता है, ज़ीरो से भी लो हो जाता है, माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से वही जो रेन ड्रॉप्लेट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्नो के अंदर, और फिर वही गिरती है ऊपर। जैसे कि है ना बहुत ज़्यादा इसके अंदर बड़ी है, या बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये सारा काम हो रहा होता है। एंड इसकी वजह से कुछ सम टाइम जो है ना बहुत सारे लोग भी मर जाते हैं, जैसे कि मरी में हुआ था, और उनकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। खैर उनकी तो गैस की वजह से भी हुई थी, लेकिन ओवरऑल क्या था कि टेम्परेचर बहुत हाई था, टेम्परेचर बहुत लो था, और लो टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे गाड़ियों से निकलना मुश्किल हो गया था, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से ये उनके साथ मसला हुआ, और भी बहुत सारे हैं जैसे स्नो अटैक, कभी आपने मूवी देखी हो तो उसमें भी सारा यही स्नो के बारे में दिखाया गया कि स्नो कितनी मतलब ख़तरनाक है। ये बहुत ख़तरनाक होती है, बहुत डेंजरस है। उसके बाद हम जो है ना वो हेलिंग देखेंगे। हेलिंग में क्या होता है
तो वही रेन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाती है 3 डिग्री सेल्सियस पे, और फिर ऐसे ना स्टोन्स की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। हेलिंग जो है ना ये बहुत सख्त होती है, बड़े मतलब ऐसे ना स्टोन्स बन जाते हैं। लेकिन जो स्नो होती है ये बड़ी रुई की तरह होती है और आराम आराम से गिरती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन हेलिंग जो है वो थोड़ी टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। लेकिन इससे भी क्या होता है कि जितने प्लांट के सीडलिंग होते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। साथ में हम देखेंगे ड्यू, देखें अगर एक जो है ना वो कंडेंस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में वाटर वेपर्स हैं, तो फिर क्या होता है कि जैसे ही रात को ठंड पड़ती है तो वो वाटर वेपर्स जो है वो लीव्स के ऊपर आ जाते हैं और भाई वहाँ पे ही वो फ्रोज हो जाते हैं। एंड सम टाइम क्या होता है कि वही ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है ना हमें नज़र आते हैं सुबह सुबह। अगर हम देखें बायोस्फीयर, तो ये भी इसी की एक लेयर है बायोस्फीयर। इसमें हमने ओरिजिन देखना होता है कि लाइफ की ओरिजिन कहाँ से हुआ। वही जो मैंने आपको पहले बात बताई है, प्रोकैरियोट आए, फिर उसके बाद यूकैरियोट आए, फिर फोटोसिंथेसिस हुई है, उसके बाद कम्प्लेक्स जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई, ह्यूमंस बीइंग बने। ठीक है, और देन जो है ना हम देखेंगे कि जो अर्थ है वो बड़ी ना सेल्फ सपोर्टिंग है, अपनी सपोर्ट खुद ही कर रही है, खुद ही चीज़ों को अरेंज करती है, सेट करती है, और खुद ही वो सारा कुछ जो है ना वो संभाल रही है। जैसे कि फूड वेब हो गई, फूड चेन्स वगैरह हो गई, डेड प्लांट्स हैं वो किस तरह से यूज़ होते हैं, किस तरह न्यूट्रिएंट रिलीज़ करते हैं सॉइल के अंदर, फिर वही सॉइल जो है वो यूज़ होती है दोबारा न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। उनकी एनर्जी किस तरह से वो जो है ना वो कंजर्व हो रही है, किस तरह से वो दोनों चीज़ें जो है ना वो एक सर्कल में मूव कर रही हैं। फिर जो हम देखेंगे कि ये बड़ा ही ना लार्ज किस्म का एक इकोसिस्टम है अर्थ के ऊपर। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर अर्थ को देखा जाए तो ये एक बहुत लार्ज इकोसिस्टम है। इसमें लिविंग नॉन लिविंग सारे ऑर्गेनिज्म मौजूद है, सारे एंड आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो हैं इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, क्लियर फॉरेस्ट होते हैं, और यहाँ पे ऑयल जो है ना वो भी सेपरेट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह वो फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है बायोस्फीयर को। तो ये भी डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाना है इसके अंदर। उसके बाद जो है ना वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, अर्थ सेल्फ रेगुलेट कर लेती है खुद को, और इसमें कोई किसी किस्म का जो है ना मसला नहीं होता, और वो सारी की सारी चीज़ों को खुद सेट कर रही होती है, न्यूट्रिएंट्स खुद एब्जॉर्ब कर रही है, खुद आगे जो है ना उनको ट्रांसफ़र कर रही है। ये सारे काम इसके अपने होते हैं। एंड उसके बाद एक और नेक्स्ट चीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो है लिथोस्फीयर, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। तो लिथोस्फीयर जो है ना ये एक बहुत ही रॉकी लेयर होती है। ठीक है, मतलब रॉक्स यहाँ पे मौजूद होती हैं, रिजिड लेयर होती है, क्रस्ट आप समझ लो इस तरह से, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथो का मतलब ये क्या होता है कि ये सॉइल एंड रॉक्स के बारे में बात की जा रही है। एंड इसके बारे में देखें कि यहाँ पे ना एस्थेनोस्फीयर जो है ना वो आ जाती होती है, जिसमें हम वही देखते हैं कि किस तरह से क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, फिर उसके बाद जो है ना कोर वगैरह वो सारा कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर मोस्टर पार्ट होता है ना लिथोस्फीयर का, उसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये पेडोस्फीयर है। पेडोस्फीयर का मतलब ये होता है कि ये सॉइल से बनी हुई है, इसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर ये सारी की सारी आ रही होती हैं, और ये सेमी सॉलिड भी हैं। देखें एंड उसके मामले में जो है ना आगे नेक्स्ट यहाँ पे जितनी भी डिफॉर्मेशन हो रही है और दोबारा से फॉर्मेशन हो रही है न्यू मटेरियल्स की, ये सारा का सारा काम यहाँ पे चल रहा होता है। उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स जो है ना वो हमारे पास दो आ जाती होती हैं। ठीक है, एक जो है ना टाइप, ठीक है, उसको एक टाइप एंड सेकंड टाइप। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये ओशिएंटिक है। ठीक है, मतलब ओशियन से रिलेटेड है। और दूसरी जो है ना वो हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई है बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि इसमें क्या होगा, जो होंगी ओशिएंटिक मतलब ओशियंस के अंदर जितनी क्रस्ट वगैरह है उसके ऊपर जो जो चीज़ें हैं उन सबको देखेंगे। और अल्ट्रामैफिक जो है ना मेंटल मेंटल देखेंगे कि जो है पेरियोडाइटिक मटेरियल वहाँ पे किस किस्म की है, किस तरह से ओशियन के अंदर बाकी चीज़ें जो है वो हमने पहले पढ़ा है कि मैग्मा किस तरह से निकलता है, और वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। ठीक है, ओशियन के अंदर। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल की, तो जो कॉन्टिनेंटल है ये मतलब ये कि 40 to 50 किलोमीटर तक ये हो सकती है, लेकिन 280 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, जस्ट इस वजह से क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह भी हैं, और ये एसोसिएटेड होते हैं क्रस्ट के साथ। और यहाँ पे फेल्सिक रॉक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इसके बारे में जानने के लिए। तो दो तरह की हो गई। फिर देखें प्लाट टेक्टोनिक मूवमेंट हुई थी, आपको पता है कि किस तरह से एक बहुत बड़ा हम कहते हैं कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया नाम दिया गया था, फिर वो टूटा, और उसके बाद फिर जाके जो है मतलब फर्दर जितने भी कॉन्टिनेंट जो आजकल हम पढ़ते हैं जो मौजूद हैं उन सबको स्टडी करते हैं। तो ये सारी मूवमेंट जो हुई ये भी सारा इसी के अंदर हमने लिखना होता है। साथ में फॉर्मेशन ऑफ जो सॉइल है कि सॉइल बनी कैसी थी, हम कैसे पेडोस्फेयर आई थी, और जब पेडोस्फेयर आई है फिर उसके बाद लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, इकोसिस्टम, ये सारा कुछ जो बना है ये बहुत बड़ी पावर है। ये ग्लेशियर्स की जो मूवमेंट है और ग्लेशियर जैसे बन रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस जो टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस था, और जिस तरह हम कहते हैं कि सबसे पहले प्रोकैरियोट आए थे, फिर उसके बाद यूकैरियोट आए थे,
उसमें कुछ ऐसे थे जो कि क्या करते थे, ऑक्सीजन जो है उसको यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते थे। और उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू की थी। वही ऑक्सीजन जाके हमारे एक एटमॉस्फेयर की लेयर में जमा शुरू हो रही, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसके अंदर जमा होने के बाद वहाँ पे उसने क्या बना दी, ओज़ोन लेयर बनाई, जो कि हमारी प्रोटेक्शन का काम करी। जब प्रोटेक्शन हो गई थी तो फिर उसके बाद फर्दर आगे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये सारा ओवरऑल था द प्लैनेट अर्थ। अर्थ के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।